मोहन राकेश, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा हमसफ़र, मेरा साथी। मोहन राकेश मुझे मिले थे जब कोविड के दौरान, मुझे फ़र्स्ट टाइम कोविड हुआ था। 2020 नवंबर दिसंबर की बात है। कोविड डिटेक्ट हुआ एंड आई वाज क्वारंटाइंड। तो 12-13 दिन 14 दिन कमरे में रहना था। किताबें थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने किताब निकाली थी एंड दैट वाज मोहन राकेश की डायरी। वो मोहन राकेश की लास्ट किताब थी। और मोहन राकेश जो है वो आप समझ लीजिए कि मतलब प्रेमचंद या महाश्वेता देवी उस लीग के राइटर्स में से आते हैं, लेकिन वो एक जवान राइटर थे। मौत भी जवान मरे वो, क्योंकि वो नई हिंदी के रेवोल्यूशन में थे कि भाई भाषा बदलनी चाहिए, बदलने का स्टाइल बदलना चाहिए, लिखने का स्टाइल बदलना चाहिए, फॉर्म बदलनी चाहिए। तो मोहन राकेश की डायरी जो थी वो उनकी लास्ट किताब थी। वो छपनी नहीं थी, वो अपने लिए लिखते थे। उस किताब ने मुझे ये बताया कि जो किताब एक राइटर लिखता है ना, वो भी झूठी होती है। हमें लगता है कि ये दिल से लिखी गई है, रियलिटी है, ये है, वो है। जो जर्नल या मेमोयर या मे बी जो रोज़ लिखी गई डायरियाँ होती हैं ना एक राइटर की, वो होता है सच, जिसे राइटर अपने लिए लिखता है, जिसमें राइटर अपने सबसे करीबी लोगों की बुराइयाँ करता है। उसमें क्या उसे अच्छा लगता है, वो दुनिया को जो नहीं बता सकता वो उस लिखता है उसमें। तो वो लिखते लिखते मर गए। और उनकी जो पत्नी थी, जो उनकी शायद दूसरी या तीसरी पत्नी थी, उन्होंने डिसाइड किया उस किताब को छापने का। और किताब छपते वक्त लोगों को लगा कि यार कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, पब्लिशर्स ऑफेंड हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये किताब छपनी चाहिए। वो एक फेमस किताब नहीं है, लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट रहा उस टाइम पे। वो 15 दिन कमरे में, आप सोच सकते हो, कमरे में बंद हैं और सिर्फ मोहन राकेश को पढ़ा जा रहा है। किताब में इतने नोट्स बनाए मैंने, इतनी बातें उन्होंने बोली हैं कि एक पर्सनल क्राइसिस, एक पर्सनल पेन से जब आदमी गुजरता है तो क्या होता है उसकी लाइफ में। क्योंकि वो बहुत शायद 40s में थे अपने, या लेट 30s में थे जब वो मर गए थे। सो वो किताब ने काफ़ी इम्पैक्ट किया। लेकिन मैं उनको और जानना चाह रहा था। तो उनकी जो दूसरी किताब है, जो मैंने अभी ख़त्म की है, जिसको पढ़ने में मुझे 4 महीने लगे। जनरली मेरा एवरेज है 3 से 4 महीने लगता है मुझे किताब पढ़ने में। 380 पन्नों की ये किताब, अंधेरे बंद कमरे। अगर मैं इसको सही पढ़ रहा हूँ, इसका टाइटल अंधेरे बंद कमरे। यस, तो अंधेरे बंद कमरे एक तरह से डेटेड किताब है, कोई पढ़ेगा नहीं आज की डेट में। राइटर्स पढ़ेंगे, ऑथर्स पढ़ेंगे, लेकिन शायद जो या हिंदी के जो पढ़ने वाले हैं, चाहने वाले हैं, बहुत डीप हिंदी पढ़ रहे हैं जो, क्योंकि ये किताब 1960s में बेस्ड है। हिंदुस्तान आज़ाद ही हुआ था उस टाइम पे। उस दौर का दिल्ली क्या है ना। और मोहन राकेश की खासियत ये है कि दिल्ली जो है वो सेंटर होता है उनके लिटरेरी वर्ल्ड का। क्योंकि वो दिल्ली, पंजाब से वो आए थे, संस्कृत उन्होंने पढ़ी थी, उर्दू उन्होंने पढ़ी थी, हिंदी पढ़ी थी उन्होंने, लेकिन प्रोफेसर रहे, टीचर रहे, लेकिन वो उनका जो समय बीता है वो दिल्ली में बीता है। दिल्ली उनका कोर है। तो 60s का दिल्ली उनकी नज़रों से, और बहुत कुछ आज भी वैसा ही है जो उस टाइम पे वो कह रहे हैं कि जो उस टाइम पे हो रहा था। लेकिन जो सेंटर है कहानी का, कि एक जर्नलिस्ट जो एक शादीशुदा दंपत्ति, एक मैरिड कपल के बीचों बीच फंस जाता है, नॉट एज अ थर्ड व्हील, मे बी एज अ थर्ड व्हील, मतलब एज अ फ्रेंड बेसिकली। कि वो दोनों के दोनों जो दंपत्ति हैं, जिनकी शादी जो है वो बिखर रही है, वो दोनों कैसे उसके कंधों पे सवार हो जाते हैं। और वो दंपत्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से उस जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम मधुसूदन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस शादी को टूटते हुए देखते हैं। और किस तरीके से शहर बन रहा है। दिल्ली जो है वो बस्तियों का शहर है, वो इमारतों का शहर है, वो पॉलिटिकल शहर है, वो कल्चरल शहर है, वो आर्टिस्टिक शहर है, वो स्ट्रगल का शहर है, वो माइग्रेंट्स का शहर है, ठीक है, वो पार्टीशन से आए हुए लोगों का शहर है, वो उन लोगों का शहर है जो दिल्ली को छोड़ देना चाहते हैं, जो दिल्ली से परेशान हो गए हैं, वो उन लोगों का शहर है जो दूसरी दुनिया से, दूसरी कंट्री से यहाँ आ रहे हैं और इंडिया को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। और वो उसमें यू वोंट बिलीव 60s में मोहन राकेश ने शब्द यूज़ किया है स्कूप, जो अब सीरीज आई है स्कूप की। हर जर्नलिस्ट स्कूप ढूंढ रहा है, सोचिए आपकी। तो बहुत ही रिफ्रेशिंग नॉवल है,
अगर आप पढ़ेंगे प्रॉपर उपन्यास है, मतलब प्रॉपर कहते हैं ना इसको, हिंदी का प्रॉपर उपन्यास, जिसके अंदर एक लेखक घुस गया है मतलब, और कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, कोई पोइट्री नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर एक स्टोरी चल रही है ऑब्वियसली। लेकिन मोहन राकेश की खासियत यही है कि वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को वो ना इतना ज़बरदस्त तरीके से देखते हैं। लेकिन एक और उनके अंदर खासियत यह है कि मोहन राकेश वो लेखक है जो दुख क्या है उसकी परिभाषा देना जानता है। वो रोमांटिसाइज नहीं कर रहा है पेन को या दुख को या सफरिंग को, लेकिन समहाउ उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हैं ही ऐसे कि अपनी पर्सनल लाइफ से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। ये टिपिकल हिंदी नॉवेल्स में मैंने देखा है, इस तरीके का कोर रहता है ना, कि कहीं ना कहीं सैडिस्टिक तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके का व्यतीत हो रही है ज़िंदगी और उसमें चुलबुलापन कम है, कहीं ना कहीं एक शांत ज़िंदगी और उसमें अंदर ही अंदर तड़पन है, परेशानियां हैं, दुख है। मे भी होता है हिंदुस्तान उस ज़माने में हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे एज अ कंट्री, हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने तो इतने लोगों की ज़िंदगियों को उन्होंने दिखाया है मोहन राकेश ने उस किताब में, कि नीलिमा और हरबंस एक कपल जो बिखर रहा है, टूट रहा है और एक दूसरे से अलग हो जाना चाहता है, और उनके बीच में फंसा हुआ मधुसूदन का लव इंटरेस्ट। मधुसूदन जिस बस्ती में रहता है वहाँ पे पार्टीशंस आए हुए लोग, वहाँ पे उसका लैंडलॉर्ड, उसकी वाइफ के कुछ इंटरेस्ट, वहाँ पे जब वो जाता है तो प्रोस्टिट्यूट एरिया से, रेड लाइट एरिया से होके जाता है। नीलिमा और हरबंस दोनों लंदन चले जाते हैं। देखिए इतना ग्राफ उन्होंने, मतलब कसापुरा की जो बस्ती, उस ज़माने में शायद कसापुरा को एरिया होता होगा, कसापुरा की जो बस्ती है वहाँ से लेके लंदन तक उन्होंने टच किया। और वो हरबंस जब लंदन जाता है तो वो स्टीमर में, बोट में जाता है, तो उन्होंने उस जर्नी को भी बताया है। तो बहुत ही विजुअली बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। और मधुसूदन जो है वो जर्नलिस्ट है, वो अखबारों में लिखता है और वो कल्चरल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कवर करता है। और उस टाइम पे जो इंडिया के जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं वो उस लेंस से भी इंडिया को देख रहा है, उस लेंस से दिल्ली को देख रहा है। तो फैसिनेटिंग नावल है। मुझे लगता है कि उस ज़माने में, आज से 20-30 साल पहले कई लोगों ने पढ़ा होगा इसको, क्योंकि बेस्ट सेलर है, अभी तक बिक रहा है। एक तरह से देखा जाए तो 60 साल पुराना नावल है, 60 साल। तो कहीं ना कहीं मोहन राकेश, मुझे लगता नहीं है हर कोई पढ़ेगा उनको, या हर कोई, उनकी जो फाइट रही है, एक तो उनकी किताबों की खासियत कहें क्या कहें, चाय बहुत पीते हैं कैरेक्टर उनके। मतलब जो वो वाली किताब थी, पुरानी किताब मोहन राकेश की डायरी, उसमें भी यही था कि वो कैरेक्टर्स चाय पी रहे हैं, हर पन्ने पे चाय पी रहे हैं कैरेक्टर्स, इतनी चाय। एक तो हिंदी बोलने वाले, हिंदी लिखने वाले और चाय का जो संबंध है वो इतना गहरा है। शायद कभी मुझे लगता है कि चाय का हमारी जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है चाय बनाने वाले और चाय की जो उत्पादन का, वो देखना चाहिए, क्योंकि चाय पी के ही हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर इस वाली नावल में चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी बहुत है, क्योंकि शायद ये अपर मिडिल क्लास वर्ल्ड से कनेक्टेड है शायद इसलिए। तो इसमें कॉफ़ी बहुत है, हर तीसरे पन्ने पे कॉफ़ी पी जा रही है, कॉफ़ी बनाई जा रही है, कॉफ़ी के लिए पूछा जा रहा है, कॉफ़ी हाउस में बैठा जा रहा है। कॉफ़ी हाउस एक सेंट्रल कनॉट प्लेस का कॉफ़ी हाउस, वहाँ से ही कहानी शुरू होती है ना। उसमें जाता हूँ मैं कॉफ़ी हाउस में, वो भी एक कमाल की जगह है। वहाँ जाके लगता है कि ना जाने कितने राइटर्स, ऑथर्स, रेवोल्यूशनरीज यहाँ बैठे होंगे। मोहन राकेश की आत्मा होता अभी भी उस कॉफ़ी हाउस में बैठी हो। कभी मुझे लगता है कि बट मोहन राकेश बात करते हैं आपसे, और भले वो 60-70 साल पुरानी नावल हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देयर इज़ सो मच कनेक्शन आपके साथ, क्योंकि वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, एक आदमी के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है ना, क्योंकि उनके अंदर भी द्वंद्व था। वो 34-35 साल की उम्र थी कि एक दिन उन्होंने नॉवल में लिखा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और फिर उन्होंने लिखा कि आज मेरा 35वां जन्मदिन है। तो मैंने लिखा फक यार, एक आदमी जो 35 साल का है वो इतना लोड लेके कैसे चल रहा है। ज़िंदगी उनकी ऐसी रही होगी, मुझे लगता है मुश्किलात में बीती होगी। तो यही है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा। ज़्यादा तो क्या बोलूँगा, ऐसे तो बोलता चला जाऊँगा, इंटेलिजेंस हो जाएगी।
अगर आप हिंदी के छात्र हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी जानना चाहते हैं, मोहन राकेश एक सेंट्रल फिगर हैं हिंदी के, है ना। आप ये समझ लीजिए कि मोहन राकेश जो हैं वो एक तरीके से जयदीप साहनी की तरह है हिंदी लिटरेरी वर्ल्ड में, कि एक नया फॉर्म ऑफ राइटिंग होना चाहिए। उनकी नई हिंदी की जो पूरी जंग है, कि जो पुराने ऑथर जिन्होंने हिंदी को अपना वो बना लिया था कि भाई ये तो ऐसी ही है, और नए जब राइटर्स आए मार्केट में, उन्होंने बोला नहीं हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा स्टाइल है। उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, मैगजीन्स निकाली, न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू किया, वो लोग मिलते थे बीच बीच में। उसके सबसे फ्रंट पे अगर कोई था, कोई रेवोल्यूशनरी, तो वो मोहन राकेश थे, जिन्होंने नई हिंदी के लिए लड़ाई लड़ी। और जो हिंदी आज हम बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो हिंदी डेटेड हो जाती, उर्दू की तरह शायद ख़त्म हो जाती, क्योंकि हिंदी को उन्होंने पुराने जो स्कॉलर्स थे, लिटरेरी एजेंट्स थे, उनको समझाया कि हिंदी को फैलने दीजिए। अगर कोई ऑथर आज हिंदी में इंग्लिश का शब्द भी यूज़ करना चाहता है तो उसको करने दीजिए, उसको क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, भाषा को फैलने दीजिए, भाषा के नए रूप को देखिए, नहीं तो भाषा मर जाएगी। तो आज अगर हिंदी जिंदा है और ये लैंग्वेज बहुत लोगों को एम्पावर कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग बात कर पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग फंस जाते हैं कि क्या कौन सी भाषा बोलें। हिंदी हम बोल नहीं सकते, संस्कृत हम भूल चुके हैं, उर्दू हमें समझ में नहीं आती, नॉट एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। तो मोहन राकेश जो ज़ुबान हम बोल रहे हैं, थैंक्स टू हिम, ही फॉट दैट वॉर, ही फॉट इट फॉर अस। और आज मोहन राकेश का दूसरा अवतार अगर मैं बोलूँ कि जो 21वीं सेंचुरी में आज का मोहन राकेश कौन होगा, तो मैं बोलूँगा मानव कौल। लेकिन उनका सफरिंग का स्टाइल दूसरा है। वो सफरिंग के साथ नाचते हैं, वो डांस करते हैं सफरिंग के साथ, वो खेलते हैं सफरिंग के साथ। ही इज़ अ मैजिशियन। उनके शब्दावली जो है वो ऐसी है कि वो हिंदी में इंग्लिश के शब्द और बहुत अजीबोगरीब तरीके से लिख के, स्मूथ राइटिंग, आज की हिंदी, जिसे कुछ नए पब्लिशिंग हाउसेस ने पब्लिश किया आज की हिंदी के नाम से। तो मोहन राकेश अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते तो आज मानव कौल इतना स्मूथली नहीं लिख पा रहे होते। तो आज का मोहन राकेश कौन, मैं बोलूँगा मानव कौल। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप ये किताब अंधेरे बंद कमरे पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी डीप, इट्स इंटेंस, बट इट्स ऑल्सो लाइट एंड इट्स रिफ्रेशिंग, इट्स स्टिल वैलिड। गुड लक। जय हिंदी।